नमस्कार। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रही बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बंगाल की मुख्यमंत्री की जमकर फजीहत हुई। सारा विवाद उस समय शुरू हुआ जब बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से ऑक्सफोर्ड के छात्रों ने कोलकाता रेप मर्डर पर सवाल पूछ लिए। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड के केलॉग कॉलेज में आमंत्रित किया गया था। ममता बनर्जी को महिलाओं, बच्चों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के सामाजिक विकास पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। ममता बनर्जी बंगाल की स्वास्थ्य साथी और कन्याश्री योजनाओं का भी जिक्र कर रही थी। जब उन्होंने बंगाल में निवेश पर अपनी बात रखनी शुरू की तो कुछ लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर खड़े हो गए। इस पर बंगाल में चुनाव और हिंसा के साथ ही आरजीकर हॉस्पिटल मामले को लेकर लिखा हुआ था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान जोरदार ढंग से अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने सधा हुआ जवाब देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की। सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आप मेरा स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। जब प्रदर्शनकारियों ने आरजीकर का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, थोड़ा जोर से बोलिए, मैं आपकी बात सुन नहीं पा रही हूँ, मैं आपकी हर बात सुनूंगी। क्या आपको पता है कि यह मामला लंबित है? इस मामले की जांच की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के हाथ में है। यह मामला अब हमारे हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि यहाँ राजनीति मत करिए, यह राजनीति का मंच नहीं है। मेरे साथ बंगाल आओ और मेरे साथ राजनीति करो। आपको बता दें कि इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी बात रखनी और सवाल करने बंद नहीं किए, जिससे नाराज होकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मेरा अपमान करके आप अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जादवपुर यूनिवर्सिटी की घटना का मुद्दा भी उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने फिर एक प्रदर्शनकारी को कहा कि झूठ मत बोलो, मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन इसे राजनीति का मंच बनाने की बजाय बंगाल आओ और अपनी पार्टी को खुद मजबूत करने के लिए कहो ताकि वे हमसे लड़ सके। मुख्यमंत्री का जवाब सुनकर दर्शक दीर्घा में बैठे गेस्ट ने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब में कहा कि मेरा अपमान करके अपनी संस्था का अपमान मत करो। मैं देश की प्रतिनिधि बन के आई हूँ, अपने देश का अपमान मत करो। हालांकि बाद में कार्यक्रम के आयोजकों और वहां मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ आवाज उठाई और प्रदर्शनकारी छात्रों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि आपने मुझे बार बार यहां आने के लिए प्रोत्साहित किया। याद रखें, दीदी किसी तरह की परवाह नहीं करती हैं। दीदी बंगाल टाइगर की तरह चलती हैं। अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि वह यानी ममता बनर्जी झुकती नहीं है, वह लड़खड़ाती नहीं है। जितना अधिक आप उन्हें टोकेंगे वह उतनी ही भयंकर दहाड़ेंगी। ममता बनर्जी एक रॉयल बंगाल टाइगर है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल को हाल में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश मिला है। तो दर्शकों में से एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि उन निवेशकों का नाम बता दीजिए। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। असल में प्रदर्शनकारी छात्रों के हंगामे की वजह से ममता को भाषण रोकना पड़ा। यह विरोध स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम ने किया। छात्र संगठन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के झूठे दावों का विरोध कर रहे थे और चाहते हैं कि उनके झूठे दावों का खुलासा हो। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जब छात्रों ने गो अवे के नारे लगाए तो ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास से कहा, दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी साल में 2 बार आएंगी और रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेंगी। इसके आगे ममता बनर्जी ने कहा, आप कहें तो मैं आपके कपड़े धो दूंगी या आपके लिए खाना बना दूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे झुकाने की कोशिश करेगा या मजबूर करेगा तो मैं झुकूंगी नहीं।
मैं केवल जनता के सामने सिर झुकाऊंगी। भाजपा ने इस घटना को बंगाल के लिए शर्मिंदगी बताया। पार्टी का कहना है कि विदेश में रहने वाले बंगाली हिंदू भी ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बंगाल की विरासत को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। इवेंट के दौरान होस्ट ने ममता बनर्जी से पूछा, क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इस पर ममता बनर्जी ने असहमत जताई और कहा कि मैं इससे अलग राय रखती हूं। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी को भारत के विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में समस्या है, यह शर्मनाक है। उन्होंने विदेशी धरती पर बैठकर संवैधानिक पद का अपमान किया है। इससे पहले लोकसभा में अप्रवासी और विदेशी विधेयक 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार देश के साथ छल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर लंबी है, उसमें से 1653 किलोमीटर पर बाढ़ बन चुका है। 450 किलोमीटर की बाड़बंदी का काम इसलिए लंबित है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही है। जब भी केंद्र सरकार बाड़बंदी का काम कराती है तो सत्ताधारी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और धार्मिक नारे लगाते हैं। गृह मंत्री ने कहा, अगर ममता बनर्जी जमीन दे दें तो यह सीमा बंद हो जाएगी। गृह मंत्री ने घुसपैठियों को मदद देने का आरोप भी बंगाल सरकार यानी ममता सरकार के ऊपर लगाया। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या जब घुसपैठ करते हैं तो इन्हें आधार कार्ड कौन देता है? जितने भी बांग्लादेशी पकड़े गए उनमें से अधिकांश के पास 24 परगना का आधार कार्ड और वोटर कार्ड पाया गया है। ऑक्सफोर्ड में छात्रों के अंदर गुस्से की बड़ी वजह ममता बनर्जी सरकार की अपराधियों पर नरमी को लेकर रही। पश्चिम बंगाल में आरजीकर अस्पताल में रेप कांड और संदेश खाली में महिलाओं के साथ अपराध करने वाले टीएमसी कार्यकर्ताओं पर ढीला रुख ममता बनर्जी को अब भारी पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि दोनों में मामला है क्या। आरजीकर हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त की रात 2024 को ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविल वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया। इस घटना के बाद कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। संदेश खाली की बात करें तो संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं से गैंगरेप और लोगों की जमीन हड़पने का आरोप है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2024 को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति को सुर्खियों में ला दिया है। खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं के दौरान हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, और सुमित मल्होत्रा, प्रवक्ता टीएमसी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह प्रदर्शन होता है और जो गुट छात्रों का प्रदर्शन कर रहा था, बताया जाता है वह राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित है और वह उन लोगों का विरोध करता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। अब ऐसे में क्या ममता बनर्जी के ऊपर आप भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त समझना पाते हैं? निरंजन जी, देखिए प्रसून जी, अगर हम इस ममता बनर्जी के साथ भी ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अगर हम इसकी बात करें तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए पश्चिम बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट शासन से संघर्ष करते हुए जमीन से उठ करके अपने आप को उन्होंने स्थापित किया और फिर जो
तृणमूल कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी करके और सत्ता में आई। आज लगभग 13 वर्ष होने के बाद में एक महिला मुख्यमंत्री देश के अंदर, उस समय पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उस समय थी जब ये आरजीकर कांड हुआ और संदेश खाली कांड हुआ। अब आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि जो ममता बनर्जी माँ मानुष और माटी की बात करके अपनी राजनीति जिन्होंने खड़ी की और जिन्होंने जो एक कम्युनिस्ट शासन के अंदर जो राजनीतिक हिंसा थी उसका जिस तरीके से विरोध और संघर्ष करके अपने आप को उन्होंने राजनीति में पदस्थापित किया, कहीं ना कहीं उसी कम्युनिस्ट शासन की वो एक, आप ये समझ लीजिए, कॉपी पेस्ट बन करके, उसी की छाया प्रति बन करके और ममता बनर्जी सबके सामने आज अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। और जिस तरीके से निर्भया का एक कांड जिसने पूरे देश को हिला दिया था और उसी समानांतर दूसरा कांड आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला जो विभत्स हत्याकांड जो था, उसने भी पूरे देश को झकझोर के धर दिया। देखिए, अपराध होना, शासन कानून व्यवस्था लचर होना एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के साथ सिस्टम और अपराधियों के साथ सरकार का खड़े होते हुए दिखना, चाहे उसके अंदर आप संदेश खाली के जो मुजरिम थे उनकी बात करने, चाहे इधर आप आरजीकर कांड के अंदर जिस तरीके से शुरुआत के अंदर डॉक्टर घोष को बताया जा रहा था और उनको लगातार उनको एक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक जिसको कहते हैं आयरन लेडी, एक महिला मुख्यमंत्री और एक माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने अपनी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। और आज अब जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर इनका विरोध होने का मतलब, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में पश्चिम बंगाल भी भारत का एक सूबा है और पश्चिम बंगाल भारत का एक अभिन्न राज्य है और उसके अंदर वहां का मुख्यमंत्री यानी कि उस राज्य का जो मुखिया है वो कहीं जाता है, उसका अपमान होता है, तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश को इसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये शर्मिंदगी उठाने का कारक क्यों बनी, तो इनको आपको चीज समझना चाहिए कि जो ममता बनर्जी जिस तरीके के अपने आप को एक आयरन लेडी और जिस तरीके से एक संघर्षशील महिला के रूप में जनता को दिखाई दी थी, वह छवि धूमिल हुई है। सुमित मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता टीएमसी। सुमित जी, छात्रों ने जिस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया उसे आप राजनीति से प्रेरित मानते हैं या आपको लगता है कि उनकी बातें वाजिब हैं? सुमित मल्होत्रा जी। देखिए, वहां पे जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ टीवी के सामने, जिस तरीके से आवाज उठी, तो आवाज उठाना कोई, हम इसको नहीं मानते ना। दीदी ने कोई बुरा माना, दीदी ने कहा मैं झुकूंगी नहीं, कोई लड़ूंगी। वहां के जो लोगों ने बुलाया है मैं उनके लिए आई हूँ। आपका काम है विरोध करना, आप विरोध करिए, ठीक है, पर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। और जिस तरीके से उन लोगों ने बंगाल के लिए आवाज उठाई कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज, तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस तो अब केंद्र सरकार के पास है भाई, कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पे दीदी से क्या मतलब है? सुमित मल्होत्रा जी, मतलब ये था कि इवेंट के दौरान जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया कि क्या भारत 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं अलग राय रखती हूँ। इसके साथ ही वह कहती हैं, सुन लीजिए सुमित मल्होत्रा जी, उसके साथ ही कहती हैं कि अगर यहाँ आप मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो देश की छवि धूमिल कर रहे हैं। असल पे दोनों छात्र और ममता दीदी क्या दोनों एक ही पलड़े पे सवार थी? देखिए, जिस तरीके से वहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ, ये कराया गया भाजपा के द्वारा, इसी तरीके से वहाँ पे गई है और जिस तरीके से इन्वेस्टर को लेके आने की बात हो रही है कि बंगाल में इन्वेस्टर आएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। पर आज देखा जाए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर मोदी जी विफल होते नजर आ रहे हैं। जहाँ देखें आप, जिस प्रदेश में देखें, कोई इन्वेस्टर आया क्या, नहीं आया। किस मामले में, थोड़ा उदाहरण देख के बताइए कि किस मामले में विफल होते नजर आ रहे हैं जी? मुझे आप बताइए ना, कहाँ इन्वेस्टरों के पास देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, इन्वेस्टर कहाँ है आज? 2014 के बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, वो जो डेट देते हैं उससे 1-2 साल पहले ही हो रहा है। आप इसका जवाब चाहते हैं तो मैं निरंजन पोद्दार जी से लेना चाहता हूँ। निरंजन पोद्दार जी, एक सवाल का जवाब दीजिए आप, फिर मैं वापस सुमित के पास जा रहा हूँ। भाई एक चीज बताइए ना, कहाँ होती चली जा रही है? देश की जीडीपी घटती चली जा रही है और देश का रुपया गिरता चला रहा है। आप कह रहे हैं देश, अरे भाई सुमित मल्होत्रा जी, आप किसी आंकड़ों को मैं आपको गिनाऊंगा तो आपको पता चलेगा यूपी दूसरे नंबर पे बन गया महाराष्ट्र के बाद। सुन तो लीजिए, आप बात नहीं सुनना चाहेंगे।
आंकड़े के साथ अभी गिना दूंगा मैं आपको। निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए प्रसून जी, समस्या तभी उत्पन्न होती है कि जब आप अपने आंचल में नहीं झांकते, आप केवल दूसरे यानी कि पहाड़ पे जलती हुई दिखती, आपके पैरों में जलती हुई नहीं दिखती। एक समय का पश्चिम बंगाल जो सोनार बांग्ला कहा जाता था, जहाँ की धरती आप ये समझ लीजिए अन्न धन और साधन उत्पन्न करती थी, जहाँ आप ये मान के चलिए जो शिक्षा के अंदर, जो बुद्धिशीलता के अंदर, जो विवेक के अंदर अब देश का अग्रणी राज्य हुआ करता था। आज मुझे एक बात बताइए, पूरे देश के राज्यों के अंदर गिनती में उसका नंबर कहाँ पे आता है? आज पश्चिम बंगाल के अंदर पर कैपिटा इनकम क्या है? आज पश्चिम बंगाल का जो विकास दर है वो भारत के अंदर कौन से नंबर पे आता है? आपको ये चीज नहीं दिखाई देती, जबकि आपके 13 वर्ष का आपका शासनकाल हो गया और 13 वर्ष के अंदर प्रसून जी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी बदल जाती है, और उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि वो प्रदर्शन करवाया हुआ था, वो प्रायोजित था, वो अप्रायोजित था, इसका निर्णय कौन करेगा? और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत सारे लोग दुखी हैं। देखिए हमारे यहाँ तुलसीदास, चलिए निरंजन पोद्दार जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। इसी आपकी ही बात को रखते हुए और दीजिए, बस 10 सेकंड और दीजिए जी। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो आपको ये चीज भी समझ के चलना चाहिए कि जहाँ पे आपकी प्रजा दुखियारी हो, वहां पे कहीं ना कहीं राजा नरक का अधिकारी माना जाता है। बस मेरा इतना सही निवेदन था। चलिए, राजा नरक का अधिकारी माना जाता है, अभी इसका जवाब तो सुमित जी देंगे। सुमित जी, इसी बात के साथ आपसे एक सवाल और पूछ ले रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि देश के सीमा पर बाड़बंदी की जा रही है, ममता दीदी जमीन नहीं दे रही हैं। प्रसन्न भाई, आप बताइए कौन नहीं दे रहा है? अफवाह फैलाना, झूठ बोलना भाजपा का काम है और यही करती आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था के इनके हाथ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इनके हाथ में है, और ये कह रहे रोहिंग्या अंदर घुस रहे। अरे भाई, कितने 10 साल हो गए, 10 साल में केंद्र के पास डाटा होगा कितने रोहिंग्या देश में हैं। ये डाटा बता देना, क्यों नहीं बताते हैं? देश के आगे क्यों नहीं रखते हैं? सुमित जी, उन्होंने ये भी बताया, संसद में उन्होंने कहा साफ तौर पे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं बंगाल में, उनके लिए 24 परगना में आधार कार्ड बनने की फैक्ट्री खुल चुकी है। कैसे आप इनसे निपटेंगे जब तक राज्य सरकार कड़े कदम नहीं उठाएगी? जी सुन भाई, आधार कार्ड की फैक्ट्री हम लोगों को ही मालूम है कहाँ पे लगी थी। महाराष्ट्र में भी लगी थी, हरियाणा में भी लगी थी, हमें मालूम है। यही आधार कार्ड की फैक्ट्री, जब फर्जी वोट पड़े थे, सरकार बनाई थी, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष एक होकर के कह रहा है आप डाटा क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग ने आज तक डाटा नहीं दिया है, कितने वोट ज्यादा पड़े थे, क्या हुआ था। फर्जी वोटिंग के मामले में यही केंद्र सरकार आगे है, ऐसा नहीं है। और रही देश की बात, अभी आपने कहा देश नंबर ग्रोथ कर रहा है। मुझे बताइए ना, 2014 से पहले प्रति आदमी के ऊपर 55,000 रुपए का कर्जा था, आज 10 साल में 2.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया प्रति आदमी के ऊपर। इसीलिए देश तरक्की करेगा। सुमित जी सुन लीजिए, जो कर्जे की बात कर रहे हैं और देश के विकास की बात कर रहे हैं, साधारण बुद्धि वाला आदमी भी, अर्थव्यवस्था का जानने वाला जानकार भी इस बात को समझ सकता है कि जो आप बात कह रहे हैं वो भ्रम फैलाने वाली बात है। भिखारी होता चला जा रहा है। सुमित जी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और जब से मोदी सरकार है, सुन लीजिए सुमित जी, जब कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो हम भारत हमेशा 2014 से पहले हर साल वर्ल्ड बैंक के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने कटोरा लेके पहुंच जाता था, आधा या उनको कुछ कर्ज मिलता था। 2014 के बाद तो मैंने सुना नहीं। निरंजन पोद्दार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। निरंजन पोद्दार जी बताइए। प्रसून जी, परसों ही IMF की रिपोर्ट आई है और भारत की जो अर्थव्यवस्था 2014 के अंदर आप ये समझ लीजिए लगभग $2 ट्रिलियन की थी, अब वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। पहली बात, जिस कर्जे की ये बात करते हैं तो आपको एक चीज और समझ लीजिए कि जो कर्जा होता है उसमें निवेश में और खर्च में, दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी एक फैक्ट्री लगा रखी है और उसकी फैक्ट्री आप आज की तारीख में 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है, और अगर उसने कहीं से 5 करोड़ रुपए कर्जा उठा करके अपनी फैक्ट्री का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए कर लिया, तो वो खर्चे में नहीं आता, वो निवेश में आता है। आज भारत का जो चलिए निरंजन पोद्दार जी, अभी फिलहाल हम लोग केंद्र सरकार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ममता दीदी के बारे में, उनके शासन और प्रशासन के बारे में। सुमित मल्होत्रा जी, आप बेहद गंभीर व्यक्ति हैं, आप गंभीरता से बात रखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसी तरीके की चीजें शायद
सुमित मल्होत्रा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? उनसे संपर्क टूट गया है, दोबारा हम उनसे बात करेंगे। सवाल फिर उठता है कि ममता दीदी के शासन काल में जिस तरीके की अव्यवस्था देखी जा रही है, शायद वही अव्यवस्था वामपंथी शासन के दौरान दिखती थी। उसके पीछे बड़ा कारण क्या है? निरंजन पोद्दार जी बताइए। देखिए प्रसून जी, निश्चित रूप से जो ममता बनर्जी की राजनीतिक उदय हुआ वो किस चीज से हुआ? नंदीग्राम और सिंगूर से। और नंदीग्राम और सिंगूर में क्या था? अब नंदीग्राम और सिंगूर में वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने वाली थी, टाटा की वहां पे बड़ी फैक्ट्री लगने वाली थी, जिससे वहां का विकास होने वाला था। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भोली भाली जनता को भरमा करके, भोली भाली जनता को बहका करके एक चीज के विरोध में खड़े होते हैं। आज उसी बंगाल में आप जाकर के देखिए, वही सिंगूर के लोग, वही नंदीग्राम के लोग आज अपना माथा पीट रहे हैं, अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं कि हम किसके बहकावे में आए। उस समय अगर फैक्ट्री लगती तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाली नस्लें तर जाती। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की वजह से अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे इसके अंदर आप टीएमसी की बात करें, चाहे इसके अंदर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको लागू नहीं करते, जो केंद्र की तमाम योजनाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं राज्य से दूर रखते हैं। और जब भी कहीं राष्ट्र का मामला होता है उसके अंदर सीमाओं के ऊपर बाड़बंदी होता है। सुमित मल्होत्रा जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस से। सुमित जी बेहद गंभीर व्यक्ति हैं, आप बहुत गंभीरता से कोई विषय रखते हैं, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ममता दीदी भी उसी तुष्टीकरण की नीति को साध रही हैं जिसके सहारे विपक्ष आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर अपनी पार्टी की बात करता हूँ, क्योंकि अपने स्टैंड पर कायम है। दीदी आज भी कहती है सबका साथ सबका विकास, पर आज देश के अंदर जिस तरीके का एक डर का माहौल है, हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़ाई जा रही है। आप देखिए ना, ऊपर से तो पहले ये लोग कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये भाषा किसमें थी, और फिर उसी आधार पे बिहार में चुनाव आ जाता है तो ये लोग 25 लाख मुस्लिम परिवारों को राशन देने का काम कर देते हैं ईंट पे। भाई हिंदू परिवार कहाँ जाएगा? आप मुझे बताइए। पहले कह रहे बटोगे तो कटोगे, अब जब हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को ही कुछ नहीं मिल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? यही भाजपा आज हिंदू मुसलमान कराने पर लगी है, विकास की ओर नहीं है। आप मुझे बताइए 2014 से पहले प्रसन्न भाई 55,000 रुपए का कर्जा था, आज 10 सालों में 2.5 लाख प्रति आदमी के ऊपर कर्जा हो गया। सुमित मल्होत्रा जी, इस पे जवाब दिया जा चुका है। निरंजन पोद्दार जी ने भी विस्तार से आंकड़ों के साथ बता दिया, मैंने भी बता दिया। आप बताइए ना, 2.5 लाख का कर्जा हो गया, इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। आज देश के प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। देश की हालत क्या है? रुपया गिरा हुआ है या नहीं गिरा हुआ है? क्या कीमत हो गई हमारे देश के रुपए की? तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना पड़ेगा। लेकिन जो आज का सब्जेक्ट है, डिबेट का टॉपिक है, वो ममता दीदी के आत्मचिंतन की बात करता है। ममता दीदी क्या आत्मचिंतन करेंगी? देखिए प्रसन्न भाई, हम मानते हैं तीसरी बार सरकार बनी है, चौथी बार की मौके सरकार बनेगी, भाजपा कितने ही जोर लगा ले, हिंदू मुसलमान करा ले। रामनवमी आ रही है, रामनवमी पे भी दीदी ने खुद कहा है कि ये लोग वहाँ पे दंगा करा देते, पर हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे अपने क्षेत्र में। और हम दावे से कह रहे हैं वहाँ की जनता चौथी बार सीएम बना करके डीसी को भेजने जा रही है। देखिए सुमित जी, जब आप राष्ट्र की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। जिस तरह का सुन लीजिए सुमित जी, चूंकि आप गंभीर व्यक्ति हैं इसलिए आपको बताना कुछ चीजें जरूरी है। जब हम देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कुछ समुदायों के लिए भले से उचित ना हो, लेकिन राष्ट्र की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता, उसके विकास के लिए जरूरी होती है। और ये सारी चीजों का आधार होता है भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार। इसके बिना एक राष्ट्र के तौर पे हमारी कल्पना नहीं हो सकती है। सुमित जी, आप चूंकि गंभीर व्यक्ति रहे हैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, क्या हम अपनी विरासत को खो देंगे? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी खुद कह रही है। देखिए, बीजेपी का काम है प्रसन्न भाई केवल और केवल हिंदू मुसलमान कराना, भाई को भाई करवाना। मुझे आप बताइए ना, बिल्कुल हमारी देश के प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री हमारी माननीय ममता दीदी हैं। इन्होंने तो अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा एक टॉपिक, एक बात पे उनका समर्थन करा कि अगर विदेश में जिस तरीके से पाकिस्तान
हिंदुस्तान हो गया, चाहे चीन हो गया, उसे लाल आंखें दिखानी पड़ेगी, हम आपके संग में करिए ना। हमारा आज चाइना कितना अंदर घुसा चला जा रहा है, हिंदुस्तान में कब्जा करता चला जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले जब 2014 से पहले होते थे तो कहते थे मैं लाल आंखें दिखाऊंगा, आज कहाँ गई लाल आंखें? दिखाइए, हम आपके संग में हैं, खड़े हुए हैं, पूरा विपक्ष आपके संग में खड़ा हुआ है, पर बोलेंगे नहीं। या हिंदुस्तान में कहेंगे मैं तो चाइना को ये कर दूंगा, मैं बैन कर दूंगा, करिए ना आप। क्यों दोस्ती नहीं कर रहे हैं? वो कहेंगे व्यापार नीति है, काय की व्यापार नीति है? वो हमारे अंदर घुसता चला जा रहा है, हमारे देश के ऊपर कब्जा करता चला जा रहा है। लेकिन सुमित मल्होत्रा जी, एक चीज तो माननी पड़ेगी, जिस तरीके से ऑक्सफोर्ड में जो मुझे लगता है कि पहली या दूसरी बार राष्ट्रवादी छात्रों का उदय देखा जा रहा है। पहले वहाँ वामपंथी छात्रों का प्रभुत्व दिखता था, वह हमेशा भारत विरोधी बातें करते थे, देश को खंडित करने की बातें करते थे। ममता बनर्जी या ममता दीदी की बात की जाए तो वह मुझे लगता है इन विरोध प्रदर्शनों को सकारात्मक रूप से लेंगी, चूंकि इसमें राष्ट्र की एकता की बात हो रही है, देश के सुरक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, शासन प्रशासन की मजबूती की बात हो रही है, और इस तरह के छात्र ही शायद हमें भविष्य की ओर एक दिशा दे सके। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।